हाँ तो विद्यार्थी बीए थर्ड ईयर में अपना विचारक है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो कि इंग्लैंड का दार्शनिक रहा है, इसके जीवन के बारे में हमने जाना। इसकी बुक जो है महत्वपूर्ण बुक टू ट्राइजीज ऑन गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है, इनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि लॉक के मुख्य मुख्य सामाजिक और राजनीतिक विचार क्या हैं, क्योंकि प्रश्न क्या आता है, लॉक के राजनीतिक सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। लॉक जो कि एक उदारवादी विचारक रहा है, लॉक एक समझौतावादी विचारक रहा है, लॉक के एक तरीका से व्यक्तिवादी विचारक है, समझौतावादी है, उपयोगितावादी है। लॉक क्रांतियों का भी दार्शनिक रहा है, व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार दे रहा है, प्राकृतिक अधिकारों का सबसे श्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है लॉक। उस लॉक के बारे में आज हम विचार करते हैं कि उसके सामाजिक समझौता को उसने किस प्रकार से अपना रूप दिया। तो जॉन लॉक जिसका सामाजिक समझौता सिद्धांत, लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स से भिन्न है। जहां हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत छात्रों एक तरीका से एक पक्षीय था, या यूं कहें कि उसमें एक ही समझौता हुआ था, वहीं लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो समझौता हुआ है वो दो समझौते की बात कर रहा है कि एक नहीं बल्कि दो समझौते हुए थे। वो कौन कौन से हुए वो भी देखेंगे कि हॉब्स से भिन्न इसकी प्राकृतिक अवस्था है, मानव स्वभाव भी अलग है। जहाँ हॉब्स ने मानव स्वभाव को क्रूर, निरंतर, अत्याचारी, संघर्ष की बात बताया, वहां इसका विचार अलग रहा है। तो मानव स्वभाव को लेकर के, प्राकृतिक अधिकारों को लेकर के और साथ ही साथ समझौते को लेकर के अंतर देखने को मिलता है हॉब्स के और लॉक के विचारों में। तो आज हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखते हैं, इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले उसमें लॉक ने बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का कैसा स्वभाव था। जहां हॉब्स ने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में जो मानव का स्वभाव था, क्रूर, हिंसक, घोर, स्वार्थी, झगड़ालू, निरंतर युद्ध की प्रवृत्ति में जीवन व्यतीत करने वाला जो स्वभाव था, अब ऐसा नहीं बता रहा है लॉक। लॉक ये कह रहा है कि मानव स्वभाव की दृष्टि से शांत प्रिय व्यक्ति था, स्वतंत्रता का समर्थक था और किसी प्रकार की कोई संघर्ष की, द्वेष की, घृणा की भावना नहीं थी। व्यक्ति में सद्भाव, सहृदयता, प्रेम, सहयोग, समन्वय, शांति, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, उदारता, ईमानदारी, ऐसे सद्गुण बता रहा है कि अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, क्रूर हिंसक व्यक्ति नहीं था, शांति और सद्भाव की अवस्था थी। तो मानव का जो स्वभाव है वो अच्छा बताया है कि स्वभाव व्यक्ति का बहुत अच्छा, शांति प्रिय व्यक्ति था, स्वतंत्रता का विचार रखने वाला व्यक्ति था, सहयोगशील, समन्वय, शांति प्रिय व्यक्ति की बात किसने की है? लॉक ने की है। जहां हॉब्स ने जो बात बताई, क्रूर, अत्याचारी, हिंसक, दुराचारी की बात कही, वहां ये बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है कि वास्तव में ये बता रहा है कि मानव का स्वभाव अच्छा था, नेक नियति का विचार रखता था व्यक्ति, नेक इंसान था, अच्छा इंसान था। तो ये बात हमने यहाँ देखी, गुडविल थी, कहने का मतलब ये। दूसरी बात आती है कि इस प्राकृतिक अवस्था में क्या बात बता रहा है कि मानव स्वभाव तो देख लिया कि अच्छा था, बहुत शांति प्रिय था। अब बात करते हैं कि उस समय की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। जब हमने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव अच्छा था, व्यक्ति शांत प्रिय था, हिंसा के विचार नहीं रखता था, प्रेम से, सहयोग से, आनंद से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता था, तो सीधी सी बात है कि जब व्यक्ति का स्वभाव अच्छा था तो प्राकृतिक अवस्था भी बुरी नहीं, कैसी रही होगी? अच्छी रही होगी। यानी प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल शांति में अवस्था थी, शांति की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इस प्राकृतिक अवस्था में जीने का अधिकार था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से अपने प्रति रखते हो। क्या मतलब हुआ कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से अपने प्रति या अपने लिए करते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति की, सद्भाव की, सहयोग की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था नहीं थी, बिल्कुल अच्छी अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था, जिसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिले हुए थे।
तो प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी बता रहा है लॉक। सद्भाव की, शांति की, निरंतर सहयोग की, समन्वय की, ईमानदारी की अवस्था बता रहा है। तो प्राकृतिक अवस्था की बात कर ली अब हमने। अब हम बात करते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में मानव को कौन कौन से अधिकार मिले हुए थे। तो प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है और इसमें व्यक्ति के पास मुख्य रूप से लॉक ने अपने कितने अधिकार बताए हैं? 3 अधिकार बताए हैं। हॉब्स की जब हम बात की थी तो हॉब्स ने 19 प्राकृतिक अधिकार बताए थे, वहीं लॉक ने 19 नहीं बल्कि कितने अधिकार बताए हैं? 3 अधिकार बताए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सबसे श्रेष्ठ समर्थक यदि कोई रहा है तो जॉन लॉक रहा है, और जॉन लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। कौन कौन से बताए विद्यार्थियों? जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की बात में वो कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार में व्यक्ति का श्रम जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की मेहनत जुड़ी हुई है। उदाहरण से भी बता रहा है जॉन लॉक कि किसी पेड़ पर, किसी मान के चल पेड़ पर किसी बाग में फल फूल लगे हुए हैं, लेकिन मेहनत करके मान के चलें उनको मैंने तोड़ लिया है तो वो मेरे हो जाते हैं। ऐसा लॉक का कहना है कि हर वस्तु के प्राप्ति करने में व्यक्ति का श्रम निहित होता है, श्रम को महत्व दिया है। जैसे गांधी जी ने बात कही थी कि बिना श्रम किए व्यक्ति कोई भोजन करता है तो वो चोर है, ऐसे यहाँ ये क्या कह रहा है कि श्रम जरूरी है, जीवन को सफल बनाने के लिए श्रम जरूरी है, मेहनत जरूरी है। तो श्रम की बात कर रहा है कि संपत्ति पर किनका अधिकार होता है? उनका अधिकार होता है जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम पर बल दे रहा है। उदाहरण से अभी हमने बताया कि पेड़ पर कोई फल फूल लगे हुए हैं, मेहनत करके मैंने तोड़ लिया तो वो मेरे हो गए। इस तरीका से उसने श्रम पर विशेष बल दिया है। तो प्राकृतिक अधिकारों में पहला अधिकार कौन सा है विद्यार्थी? जीवन का अधिकार, कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अपने इच्छा अनुसार जीवित रहने का, अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया है। जीवन का अधिकार सर्वोपरि भी है। भाई जीवित ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति के लिए बाकी अधिकार तो कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो जीवन का अधिकार बताया है उसने। दूसरा अधिकार उसने स्वतंत्रता को भी बताया है कि बात भी सही है कि स्वतंत्रता जरूरी है जीवित रहने के लिए। तो क्या है कि हमें स्वतंत्रता का भी वातावरण जरूरी है। व्यक्ति जीवित रहे लेकिन एक कैद में डाल दें तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो जीवन के साथ साथ स्वतंत्रता भी जरूरी है। एक व्यक्ति की नहीं बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। यदि राष्ट्र गुलाम है तो भी व्यक्ति अपनी तर्क की उन्नति नहीं कर सकता है, ऐसा लॉक कह रहा है। तो जीवन का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना अच्छा विकास कर सके, समाज में अपना योगदान दे सके, अपना स्वतंत्र जीवन जी सके। तो स्वतंत्रता जरूरी है, कहने का मतलब ये है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया है उसने संपत्ति का अधिकार। और विशेष बात यह है छात्रों कि इसमें संपत्ति के अधिकार में ही बाकी दोनों अधिकार निहित हैं, यानी संपत्ति का अधिकार प्लस स्वतंत्रता का अधिकार दोनों क्या बन गए? संपत्ति का अधिकार बन गए। यानी संपत्ति के अधिकार में ये दोनों अधिकार समाहित हैं, ऐसा लॉक ने बताया है। तो संपत्ति का अधिकार ज्यादा व्यापक है क्योंकि बिना संपत्ति के व्यक्ति एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता है, स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाएगा, स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएगा। तो ये चीज बता रही है कि हमारे पास व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए? आवश्यक संपत्ति भी होनी चाहिए। संपत्ति अर्जित करने का एक अच्छा अवसर होना चाहिए। संपत्ति को जरूरी माना है और संपत्ति में किसको महत्व दिया है? श्रम को महत्व दिया है। किसको दिया है? श्रम आवश्यक बताया है। आगे और है सामाजिक समझौते में ही। अब हम बात कर रहे हैं कि समझौता हुआ एक तरीका से कि प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी थे, लेकिन लॉक ये कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकार स्पष्ट नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को क्या है कि उन अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमें समझौता करना पड़ा, राज्य की स्थापना करनी पड़ी, सरकार की स्थापना करनी पड़ी। क्या समझे विद्यार्थियों कि प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में अधिकार भी थे, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, ऐसे अधिकार थे। लेकिन जब शांति की अवस्था थी, जीवन भी अच्छा चलता था, समाज में भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था, हिंसा नहीं थी, हत्याएं नहीं होती थी, अच्छा वातावरण था, तो फिर समझौता क्यों करना पड़ा?
इसके पीछे लॉक ने कारण बताए, 3 कारण बताए। कौन कौन से? पहला कारण तो ये बताया है कि प्राकृतिक अवस्था स्पष्ट नहीं थी। प्राकृतिक वातावरण क्या रहा, कैसे रहा, किसे माने। एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता अच्छी चीज हो सकती है, दूसरे के लिए संपत्ति अच्छी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक चीज को लेकर के स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता नहीं थी, इसलिए क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। दूसरा यह है कि प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। दूसरा कारण क्या होगा? प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये बताया है लॉक ने कि प्राकृतिक नियम में क्या है कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होता था या नियमों को तोड़ा जाता था, तो ऐसी स्थिति में दंड देने वाली कोई बाध्यकारी सत्ता नहीं थी। क्या समझे? कि कोई उल्लंघन करता था, नियमों को तोड़ता था, तो दंड देने वाली सत्ता नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता थी। तो ऐसी स्थिति में ये 3 कारण बताए हैं कि प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था भी नहीं थी, और उल्लंघन करने पर दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियम क्या थे इसकी व्याख्या करने वाली कोई नहीं थी, कोई संस्था नहीं थी, और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर कोई दंडकारी व्यवस्था नहीं थी, पुलिस, सेना, न्यायालय नहीं थे। और इसलिए लॉक ये कह रहा है कि समझौता करना पड़ा, एक राज्य की स्थापना करनी पड़ी, एक सरकार की स्थापना करनी पड़ी। तो क्या हुआ? एक समझौता हुआ। और समझौते में भी लॉक ये कह रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 समझौते हुए। जब हॉब्स ने एक ही समझौते की बात कही है कि समझौता हुआ, व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को सौंप देंगे। तो ये तो शर्त रही थी हॉब्स के समझौता सिद्धांत की। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत जो रहा है उसमें एक नहीं बल्कि विद्यार्थियों 2 समझौते हुए थे। एक समझौता तो हुआ था व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ, आपस में लोगों ने मिलकर के किया, और उस समझौते से क्या बना? एक समाज बना, एक समाज की स्थापना हुई। दूसरा जो समझौता हुआ था व्यक्तियों ने किसी एक व्यक्ति समूह से किया, तो उसे समाज बन गया पहला। और दूसरा जो समझौता हुआ उस समझौते से व्यक्तियों के समूह से मिलकर के एक समझौता किया, या यूं कहें कि व्यक्ति के बीच में और एक शासक के बीच में समझौता हुआ। पहला तो व्यक्ति व्यक्ति में ही हुआ था जिससे समाज बन गया। दूसरा जो समझौता हुआ जनता के बीच में और शासक के बीच में हुआ, एक निर्दिष्ट व्यक्ति के बीच में हुआ, यानी उस व्यक्ति समूह के बीच में हुआ जिसको व्यक्ति ने सत्ता सौंपी, शासन का अधिकार सौंपा। और उस दूसरे समझौते से एक नागरिक राजनीतिक समाज बना। पहले तो एक समाज बना, दूसरे से एक सरकार बनी, सरकार की स्थापना हुई। तो पहले से समाज बन गया, दूसरे से सरकार बन गई। व्यक्ति व्यक्ति से समझौता हुआ, समाज बन गया। व्यक्ति में और राजा में समझौता हो गया, शासक में समझौता हो गया ये मान लो। और शासक के और व्यक्ति के समझौते से क्या बन गया? एक राजनीतिक समाज, या यूं कह लो कि एक सरकार बन गई। तो 2 समझौते हुए, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बना, और व्यक्ति और शासक से जो समझौता हुआ, शासक समूह के बीच में जो समझौता हुआ, उससे एक क्या बना? सरकार बन गई। तो 2 समझौते की बात कर रहा है जॉन लॉक, एक नहीं बल्कि कितने समझौते? 2 समझौते हुए, ऐसा लॉक ने बताया है। तो यहाँ हमने विद्यार्थियों इस वीडियो में क्या देखा कि जॉन लॉक रहा है, जॉन लॉक के विचार हॉब्स से बिल्कुल भिन्न रहे हैं। मानव स्वभाव को लेकर के इसके विचार बिल्कुल शांति प्रिय, सद्भावना, नैतिकता, सदाचार पर आधारित रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार इसने बताए हैं। इसमें जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात कर रहा है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे श्रेष्ठ बताया है। और सामाजिक समझौते की बात कर रहा है कि क्या है कि समझौता करना पड़ा क्योंकि नियम स्पष्ट नहीं थे, व्याख्याकार नहीं थे, दंड देने वाला नहीं था, इसलिए समझौता भी करना पड़ा और एक सरकार की स्थापना हो गई, एक राज्य की स्थापना हो गई, ऐसा लॉक ने बताया है। समझौता एक नहीं बल्कि 2 है, पहले से समाज बना और दूसरे से सरकार बनी। तो यहाँ हमने ये किसका समझौता सिद्धांत जाना? जॉन लॉक का।
अब इसकी कुछ विशेषताएं और आलोचना है जो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।